आज हम बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पूरा समझेंगे, इसका मीनिंग, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है विद क्वेश्चन के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या। इलास्टिसिटी होता है ना, इलास्टिक होता है जिसको हम खींच के बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ऐसे डिमांड की इलास्टिसिटी का मतलब है डिमांड कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। डिमांड का चेंज होना, वो बेसिकली इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, डिमांड का चेंज होना। अब देखिए, यानी कि डिमांड का चेंज होना, ठीक है। बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है ना, ये बेसिकली बहुत सारे तरीके से निकलती है। मतलब डिमांड कोई चेंज होती है ना, लगभग आप मान के चल सकते हो कि 3 तरीके से हो सकती है। एक है, मतलब हम इलास्टिसिटी डिमांड बेसिकली 3 तरीके से देखते हैं। ज़्यादातर जो डिमांड चीज़ होती है या तो हम इनकम से होती है, ठीक है, कि इनकम बदली डिमांड बदली, इनकम घटी डिमांड बदली, या फिर क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस का मतलब कि एक दूसरे, आपको पता ना 2 प्रोडक्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि आपके जैसे जो प्रोडक्ट है सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, उनकी प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड आपकी बदल गई, तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। और थर्ड होता है जो मेन है हमारा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये 3 तरीके की बेसिकली हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का भी हमें क्या मतलब समझ में आ रहा है कि इलास्टिसिटी का मतलब बेसिकली ये समझ में हमें आ रहा है कि इट रेफर्स टू परसेंटेज। बेसिकली परसेंटेज में देखी जाती है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड में कितना चेंज आया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है, with respect to percentage change in any factor। कोई भी फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है, उसकी वजह से डिमांड का चेंज होना। with respect to percentage change in any factor affecting demand, that is called elasticity of demand। दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात समझ में आ रही है कि डिमांड में बेसिकली परसेंटेज में देखा जाएगा कि कितना % डिमांड में चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू किसी भी फैक्टर के बदलने की वजह से, ठीक है ना। किसी भी फैक्टर बदलने की वजह से जब डिमांड में चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर मैं इसका यहीं से फॉर्मूला बनाऊँ, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर यहीं से फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ये बनेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है, डिमांड में चेंज होना अपॉन परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टेड डिमांड। यानी कि कोई भी फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है, कोई भी फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है, अगर मैं वो नीचे लिख दूँ वो कितना चेंज हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना डिग्री डिमांड में चेंज आया। जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड चेंज हुई 50% से, ठीक है, लेकिन इनकम बढ़ी थी मान लो 100% से, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी कितना आ रहा है, इसका मतलब आपको ये आ रहा है 0.05, यानी कि आपका जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.5 आ रहा है। यानी कि जब इनकम बदलती है तो डिमांड में सिर्फ आधा चेंज आता है। ये निकल के आ रहा है कि जब इनकम 100% बदलती है तो डिमांड आधी बदलती है। तो ये इलास्टिसिटी समझ में आता है कि आपकी इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड में कितना जाएगा। मैंने तो इनकम का एग्जांपल लिया, ऐसे ही क्रॉस भी हो सकता है कि भाई दूसरे का प्राइस इतना बदला और आपकी डिमांड में इतना चेंज आ गया, ये भी हो सकता है। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे, जो आपका पूरा चैप्टर है वो इसके ऊपर बेस है, वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है?
बेसिकली ये होता है प्राइस इलास्टिसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईडी से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिप्रेजेंट करते हैं ईडी से। ये क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं वहाँ पर क्या लिखा था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, लेकिन जब हम डिमांड प्राइस के हिसाब से बदलती है तो फिर आपको परसेंटेज चेंज इन डिमांड नहीं लिखना, आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिखना है। यह आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्यों लिखते हैं? जब प्राइस की वजह से डिमांड बदलती है। तो नीचे क्या लिखना है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के हिसाब से डिमांड कितनी बदली, आधी बदली, 1 गुना बदली, 2 गुना बदली, 20%, 30%, 40%, वो होता है। तो ये फॉर्मूला है हमारा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, उसको परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला। अब हम अगर बात करें जैसे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकलता कैसे है, तो आपको क्या करना है? डिमांड में जितना चेंज आया वो ऊपर लिखिए, डिमांड में जितना चेंज आया वो ऊपर लिखिए, और ओरिजिनल डिमांड कितनी थी वो नीचे लिखो, और मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिमांड में कितना चेंज आया। फॉर एग्जांपल डिमांड आपकी पहले 100 थी लेकिन अब 200 हो चुकी है, तो आपको समझ में आ जाएगा ना 200% डिमांड बदली है। ऐसे ही आपको अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो कैसे निकलेगा? प्राइस में जितना चेंज आया वो ऊपर लिखो, और ओरिजिनल प्राइस कितना था वो नीचे लिखो, और मल्टीप्लाई 100 से कर दो। फॉर एग्जांपल प्राइस आपका बेसिकली 5 था, लेकिन 5 से घट के 1 रुपया हो गया, तो आपको समझ में आ जाएगा 20% का प्राइस में चेंज आया है, वो भी माइनस में। देखो अगर घट गया है तो ये माइनस में लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब घट गया है तो माइनस में लिखूंगा। 4 से घट गया है तो मैं कहूँगा -4/5, यानी कि प्राइस में चेंज आया 80% का, वो भी माइनस में। अगर घट जाएगा तो ये जो चेंज है ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, जितना चेंज आया ऊपर लिखो, पुराना कितना था नीचे लिखो, मल्टीप्लाई 100 से करो। देखो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, मैंने एक चीज़ आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो आप ध्यान रखना कि एक ना एक चीज़ इन दोनों में से हमेशा नेगेटिव आनी ही आनी है, क्योंकि भैया अगर प्राइस बढ़ा तो ये तो माइनस में आएगा। फिर अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटती है, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस नेगेटिव में आएगा, चेंज इन प्राइस। देखो मैंने इस केस में क्या लिया कि डिमांड को बढ़ाया था, इसलिए प्राइस को मैंने नेगेटिव में लिया, प्राइस कम कर दिया 4 से। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि या तो ये नेगेटिव आएगा या तो ये नेगेटिव, यानी कि एक ना एक चीज़ नेगेटिव आएगी। तो एक ना एक चीज़ नेगेटिव आएगी, तो हमेशा ED इज़ ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा ED नेगेटिव आएगा, उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो अब नेगेटिव आएगी ना तो उस साइन को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो नेगेटिव ही आती है। तो नेगेटिव ही आती है ED, तो ED के साइन को आप इग्नोर कर सकते हो, नेगेटिव को। तो क्योंकि नेगेटिव क्यों आते हैं? क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रेशियो है। यहाँ से समझ में आ गया? अब देखिए शॉर्टकट फॉर्मूला निकालते हैं यहाँ से। तो यहाँ से एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं जो पुरानी डिमांड है, ओरिजिनल डिमांड या फिर इनिशियल डिमांड कह दो, उसको मैं D मान लेता हूँ, ठीक है, और जो चेंज इन डिमांड होगा, चेंज इन डिमांड, उसे मैं आपको डेल्टा D मानूंगा, डेल्टा D। जब चेंज होती है तो डेल्टा साइन आता है, तो डेल्टा D मानूंगा, ठीक है। ऐसे ही जो इनिशियल प्राइस होगा, या फिर कह सकते हो पुराना प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, उसे P मान लेते हैं, और जो चेंज इन प्राइस होगा उसे हम डेल्टा P मान लेंगे। बात समझ में आ रही है?
अब यहीं से एक फॉर्मूला बनाएंगे, यहाँ डी की जगह आप क्यू भी ले सकते हो कि डिमांड को आपने क्यू मान लिया, यहाँ डेल्टा क्यू लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए चलिए यहाँ से एक फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे कि मैंने क्या बताया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल डिमांड, है ना। ये था चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड। अब आप देखो चेंज इन डिमांड को मैंने क्या माना है, डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू ऊपर लिखो। ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल डिमांड को क्या माना है मैंने, ओरिजिनल डिमांड को मैंने माना है क्यू, तो नीचे लिखो। इसको आप चेंज इन क्वांटिटी भी लिख सकते हो खाली, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कि ओरिजिनल क्वांटिटी, क्योंकि बेसिकली जब प्राइस में चेंज होता है, प्राइस के हिसाब से डिमांड चेंज होती है, तो क्वांटिटी बोलते हैं, डिमांड नहीं बोलते बट, ठीक है। तो ये आ गया इनटू 100 करा था, ऐसे किया था। ऐसे आप देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका पीछे अभी फॉर्मूला क्या लिखवाया था कि चेंज इन प्राइस को ऊपर लिखो, उसको मैंने डेल्टा पी बोल दिया, और ओरिजिनल प्राइस को नीचे लिखो, जिसको पी बोला, मल्टीप्लाई 100 से। अब इसी को इस फॉर्मूले पुट करते हैं, ईडी के फॉर्मूले पुट करते हैं कि ईडी ऊपर क्या है, परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि मैंने ये फॉर्मूला उसका डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100 डिवाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो कि ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है, डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100। बात समझ आ रही है। इसको अगर सॉल्व करें तो 100 से 100 कट गया, और ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी हो जाएगा। अब डेल्टा वालों को अगर मैं एक साथ लिख दूँ, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, और पी और क्यू को इकट्ठा लिख दूँ, तो आपके सामने एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया ईडी का, वो है ये कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। ये एक नया फॉर्मूला निकल के आ रहा है, बात समझ में आ गई है, वेरी गुड। ये एक नया फॉर्मूला निकल, कई बार आपको ये फॉर्मूला लगाने की जाए ये फॉर्मूला लगेगा, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि सर अगर डेल्टा क्यू ही गिवन ना हो तो वो कैसे निकलेगा, चेंज इन क्वांटिटी गिवन ना हो तो कैसे निकलेगी। देखो हम यहाँ पर एक और चीज़ मानी है, नया प्राइस को मैं बोलूँगा यहाँ पर P1, और अगर नई क्वांटिटी की बात करी जाए तो वहाँ बोलूँगा Q1। मैंने Q बोला था पुराने को, Q1 बोलूँगा नए को, P बोला था पुराने को, P बोलूँगा नए को। तो डेल्टा Q निकालना है, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी निकालते हैं, तो क्या करते हैं, नए में से पुराने को माइनस करते हैं। क्या करते हैं, नए में से पुराने को, यानी कि अगर आपके सामने डेल्टा Q निकालना तो आपके सामने Q1 गिवन होगा और Q भी गिवन होगा, नई क्वांटिटी भी गिवन होगी, पुरानी भी गिवन होगी, तो वहाँ से नई को पुराने में से माइनस करके डेल्टा क्यू निकल जाएगा। और ऐसे ही डेल्टा पी निकालना है तो P1 भी गिवन होगा, P भी गिवन होगा, तो पुराने नए प्राइस में से पुराने को माइनस करके डेल्टा पी निकल जाएगा। समझ आ गई बात। तो अब ये कुछ फॉर्मूलेस थे, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से क्लियर करते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ समझ लो, डिग्रीज, इलास्टिसिटी और डिमांड की कई सारी डिग्री होती है। इलास्टिसिटी डिमांड की जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पर ये वैल्यूज़ आएगी आपके सामने कई बार क्वेश्चन में, 0 इन्फिनिटी भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 1 से ज़्यादा आ सकती है, 1 से कम आ सकती है। तो उनका कुछ डिग्री, उनका कुछ नाम है, वो नाम समझो क्या क्या बोलूँगा। जैसे अगर ईडी की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब डिमांड चेंज नहीं होगी प्राइस बदलने की वजह से, है ना। 0 कब आती है, जब ऊपर 0 हो नीचे कोई भी नंबर हो तो वैल्यू 0 आती है। तो ऊपर क्या था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, तो वो 0 अगर है इसका मतलब डिमांड चेंज नहीं होती। तो क्या नाम लिखा है, परफेक्टली इन इलास्टिक, कि डिमांड में चेंज नहीं होगा, प्राइस में चेंज होता रहेगा। और अगर ईडी की वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी कैसे आती है, जब ऊपर कोई वैल्यू हो पर नीचे 0 आ जाए तो इन्फिनिटी आता है, यानी कि डिमांड तो चेंज होगी बट प्राइस चेंज नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक का मतलब डिमांड चेंज होती रहेगी, प्राइस में चेंज नहीं होगा। तो इसको परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, इसको इन इलास्टिक बोलते हैं। 1 आ गया तो यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। यूनिटरी का मतलब एक जैसा चेंज होगा, जितना प्राइस चेंज होगा उतना ही डिमांड चेंज होती है। ईडी 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा प्राइस से, तो हाईली इलास्टिक। ईडी 1 से कम है तो लेस इलास्टिक, डिमांड में कम चेंज होगा। तो अगर 1 से ज़्यादा है तो हाईली बोलना है, 1 से कम आया तो लेस बोलना है। 0 आया तो इन इलास्टिक, 1 आया तो इलास्टिक, और 1 आया तो यूनिट इलास्टिक, इन्फिनिटी आया तो इलास्टिक। तो अब देखो क्वेश्चन के थ्रू,
क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है अनसोल्ड बुक में, आपका संदीप गर्ग में, वही वाला करते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड वो कह रहा है कि 100 से 200 होगी। जब प्राइस 12 से 10 हो गया है, कैलकुलेट करो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिमांड 100 से 200 हो गई, 100 से 200 होने की, यानी पुरानी डिमांड कितनी थी, पुराने को बोलूँगा Q, कि Q 100 था, नए को बोलूँगा Q1। नया क्या कह रहा है कि वो बढ़ के 200 हो गया, नई डिमांड। प्राइस 12 से 10 हो गया है, पहले P था, P 12 था, नया प्राइस 10 हो गया। ठीक है, देखो ED का फॉर्मूला क्या है जो अभी निकाला था पीछे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q। अब यही जाता फॉर्मूला लगाना है आपने, परसेंटेज वाला नहीं लगाना। अगर आपको डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यू गिवन होना तब वो लगाना है, डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो रहेगी ज़्यादातर आपको, तो यही फॉर्मूला लगाना। इसमें डेल्टा Q चाहिए, तो डेल्टा Q कैसे निकालने का मैंने कहा था कि नया क्वांटिटी में से पुरानी क्वांटिटी माइनस कर दो, नए में से पुरानी, Q1 में से Q। तो Q1 है 200, Q है 100, तो 100 डेल्टा Q आ गया। और डेल्टा P कैसे निकलेगा, नया प्राइस में से पुराना प्राइस, नया है 10, पुराना है 12, ये माइनस का 2 आ गया। मैंने बताया था ना एक चीज़ माइनस में आएगी, या तो ये या तो ये, एक ना एक चीज़ तो माइनस में पक्का आएगी। तो देखो ये माइनस में आ रहा है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं ED का, डेल्टा Q यानी कि 100, डेल्टा P यानी कि -2, P 12 है और Q 100 है। 100 से 100 कट गया, कितना आ गई, माइनस का चीज। मैंने क्या बताया था कि ED हमेशा माइनस में आएगा ही आएगा, माइनस को इग्नोर कर सकते हो, इसको सिर्फ 6 भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि इसको थोड़ा नाम देते हैं ज़रा। जैसे मैंने पीछे बताया था कि ED की वैल्यू इतनी हो तो क्या बोलते हैं, इतनी हो तो क्या बोलते हैं। ये ED की वैल्यू क्या है, ED की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। ये ना देखो माइनस में, मैंने क्या, माइनस तो आएगा ही आएगा, ED तो कोई भी हो, ED की तो हर वैल्यू माइनस में आती है, तो माइनस को छोड़ो। ED की वैसे देखो 6 है ना, 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक। तो यहाँ लिखो सिंस ED इज़ ग्रेटर देन 1, डिमांड इज़, जो डिमांड है हमारी वो बहुत ही इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है। इसका मतलब है कि प्राइस में हल्का सा चेंज होगा, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, इसका मतलब ये। सो ये चीज़ है। चलिए एक और क्वेश्चन अब करते हैं बढ़िया सा, क्वेश्चन 5 कर लेते हैं पहले। वो क्या लिखा हुआ है, डिमांड डिक्रीजेज बाय 10 यूनिट। ये डेल्टा Q है कि आपको पहले ही बता दिया कि डिमांड 10 यूनिट से घटी है, तो डेल्टा Q घटी है तो माइनस में लिखना पड़ेगा, -10। अगर ये कहता ना कि पुरानी नहीं, तो उसने कहा ही नहीं, सीधा कह दे घटी है। व्हेन द प्राइस डिक्रीजेज बाय 2, तो ये भी आपको सीधा डायरेक्ट बता दिया कि प्राइस डिमांड जो है बढ़ी थी, इंक्रीज बाय 10, और प्राइस कह रहा है कि घटा है -2, 2 से घटा। कह रहा है कि एज अ रिजल्ट डिमांड इंक्रीज टू 100 यूनिट, डिमांड बढ़ के 100 होगी, 2 आ गया ना, तो उसके बाद नई वैल्यू होती है। तो यानी कि Q1 की बात कर रहा है ये, Q1 जो है आपका 100 हो गया। कह रहा है कि डिमांड बढ़ने की वजह से 100 हो चुकी है, और प्राइस घटने की वजह से प्राइस डिक्रीजेस टू 8, यानी कि नया प्राइस कह रहा है कि 8 है। ठीक है, ये कह रहा है कि प्राइस घट के 8 हो गया, डिमांड बढ़ के 100 हो गई थी, तो ये नया है ही सब कुछ, और ये भी दे रखा था। तो ED का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन Q। अब मेरे पास डेल्टा Q है, डेल्टा P भी है, बट ये नहीं है, तो ये कैसे निकलेगा। देखो फॉर्मूला क्या था डेल्टा Q का, नए में से पुराने को माइनस करते हैं। तो डेल्टा Q आपके सामने 10 गिवन है, Q1 भी गिवन है, बट Q गिवन नहीं है, वो निकल जाएगा। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो Q को इधर ले जाओ और 100 में से 10 को माइनस कर दो, तो 90 आ गया Q। ऐसे ही डेल्टा P का फॉर्मूला लगाओ, P1 में से P को माइनस करते हैं। डेल्टा P आपके सामने गिवन है -2, P1 8 है, और P, तो P को इधर ले जाओ और ये माइनस हो जाएगा उधर जाके प्लस, यानी कि P की वैल्यू 10 आ गई। तो डेल्टा Q कितना है 10, डेल्टा P माइनस कर दो,
P 10, Q 90। तो ये 0 से 0 कटा, 2 5 जा, तो 5/9, 5/9 आ रहा है, तो इसका आएगा आंसर 0.55। माइनस का, माइनस तो इग्नोर कर देते हैं, तो 0.55 भी ले सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ भाई ईडी की वैल्यू ये 1 से ज़्यादा या कम है? इसको भूल जाओ, माइनस को, 0.55 देखो 1 से कम है ना, 1 से कम है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस ईडी इज लेस देन 1। तो क्या बोलेंगे अगर 1 से कम है तो क्या बोलेंगे? लेस इलास्टिक। 1 से कम है तो क्या बोलते हैं? डिमांड इज लेस इलास्टिक, यानी कि डिमांड बहुत कम बदलेगी प्राइस की चीज़ होने पर से। डिमांड इज लेस इलास्टिक, यानी कि प्राइस बदलता रहेगा लेकिन डिमांड में बहुत ही कम चीज़ आएगा। हाईली इलास्टिक का मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ आएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते जरा। द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड इज 0.2। कोफिशिएंट का मतलब ये आपको डिमांड ईडी की वैल्यू दे दी है, प्राइस इलास्टिक डिमांड की वैल्यू दे दी है, वो कह रहा है 0.2 है। तो इसमें ईडी की वैल्यू आपको डायरेक्ट गिवन है 0.2, और मैंने क्या बताया था ईडी हमेशा माइनस में होता है, तो उसको माइनस में लिखे करो हमेशा। लिखा नहीं है लेकिन हमेशा माइनस में होता है, क्योंकि क्वेश्चन करते हुए काम आएगा ये सब चीज़ें। व्हेन प्राइस वॉज 10 रुपये पर यूनिट, द क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 40। जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 40 है। ये पुराना प्राइस है, तो पुराना P आपका जब कह रहा है 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि पुरानी डिमांड 40 थी। जब प्राइस फॉल्स टू 5 रुपये, जब प्राइस घट के 5 रुपये हो गया, वो कह रहे हैं डिमांड कितनी हो जाएगी? तो प्राइस घट के 5 हो गया, तो यानी कि नया प्राइस आपको सामने दे दिया है 5, नया 2 लिखा है ना आगे, प्राइस घट के 5 हो गया। अच्छा P1 गिवन है, P गिवन है, तो डेल्टा P निकाल लूँगा। डेल्टा P कैसे निकलता है? P1 में से P माइनस करते हैं। P1 5 है, P 10 है, तो माइनस का 5 आ गया। अच्छा एक चीज़ क्लियर होगी यहाँ से, प्राइस घट रहा है तो डिमांड ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी। अगर पुरानी 40 है तो नई डिमांड हमेशा बढ़ के आएगी, क्योंकि अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, ये हमने समझ चुके हैं। एक ही चीज़ नेगेटिव आती है, या तो डेल्टा P आएगा या डेल्टा Q। डेल्टा Q नेगेटिव नहीं आएगा, इसका मतलब साफ दिख रहा है हमें, क्योंकि डेल्टा P नेगेटिव आ चुका है। अब डेल्टा Q निकालेंगे कैसे? पता नहीं, क्योंकि डेल्टा Q की वैल्यू होती है Q1 में से Q माइनस करते हैं। बट हाँ Q1 तो मुझे पता है वो है 40, Q नहीं पता, तो डेल्टा Q की वैल्यू मेरे सामने सिर्फ 40 माइनस Q लिख सकता हूँ, Q भी पता नहीं है। ईडी का फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर। ईडी का फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन Q। डेल्टा ईडी की वैल्यू मुझे गिवन है -0.2, डेल्टा Q की वैल्यू मैं यही पुट कर दूंगा 40 माइनस Q, क्योंकि Q तो पता ही नहीं। डेल्टा P की वैल्यू -5 है, P 5 है पुराना, Q 40 है। अब ये ऐसे सोल्व करना पड़ेगा हमें। देखो 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस 40 को पहले मल्टीप्लाई कर लो 0.2 से, 40 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 40 माइनस Q लिखा जाएगा, क्लियर। और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 40 इंटू 8 आ जाएगा, ये 40 माइनस Q, Q इधर ले जाओ और 8 को इधर ले जाओ, 40 माइनस 8 32। तो Q जो है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया था, उल्टा लिख दिया था, Q1 गिवन नहीं था, Q गिवन था, तो Q1 माइनस 4 लिखना था, तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पर Q1 माइनस 4 लिखना था, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क आ जाएगा बस, इसमें Q1 माइनस 40 था, तो ये 8 आ गया था, Q1 माइनस 40 है, तो 40 इधर जाएगा, तो 48 आपका Q1 हो गया। ये है इसका मतलब। और यही आपको कह रहा था ना कि डिमांड कितनी हो जाएगी, यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना, कि अगर प्राइस घट के 5 रुपये हो गया, वो कह रहा है कि डिमांड कितनी हो जाएगी।